हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2023 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था 7 मई 2023 को। यहाँ हम पेपर का कोड F6 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 4 है जिसमें हम सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 15 क्वेश्चंस का आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 86, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यू आर गिवन अ रिएक्टेंट, एक ईथर है आपके पास, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसकी रिएक्शन HI से करा रहे हो, हीट कर रहे हो, तो आपके पास प्रोडक्ट मिल रहा है ए एंड बी। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ए एंड बी प्रोडक्ट क्या होंगे? फर्स्ट ऑप्शन सेज बेंजिल अल्कोहल एंड आइडोबेंजीन। A is benzyl alcohol and B is iodobenzene. Second option says A is benzyl iodide and B is phenol. Third option says A is toluene, B is iodobenzene, and fourth option says A is toluene and B is phenol. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2, यानी बेंजिल आयोडाइड है A और B है फिनॉल। अभी कैसे आया, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, द गिवन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर with 1 mole of HI which can be expressed as follows। जो दी गई रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, एक अनसिमेट्रिकल ईथर की रिएक्शन 1 मोल ऑफ HI के साथ हो रही है, जिसको हम फॉलोइंग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर लिया आपने जिसका नाम है बेंजिल फेनिल ईथर। इसकी रिएक्शन HI के साथ कराई। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हम अच्छे से जानते हैं HI जो है उसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन आयोडीन की तरफ जाएंगे। आयोडीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H को देगा और H यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा जिसमें ऑक्सीजन के साथ H आके जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। क्योंकि प्रोटोनेटेड ईथर अनस्टेबल होता है, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्सीजन यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फिनॉल और आपके पास बेंजिल कार्बोकेटाइन बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, बेंजिल कार्बोकेटाइन बना। क्यों बना ये? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन है जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है और आपके पास एक प्रोडक्ट मिल गया फिनॉल। दिस इज योर प्रोडक्ट बी। अब यहाँ पे क्या होगा, आयोडाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस बेंजिल कार्बोकेटाइन पे और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ए, दैट इज बेंजिल आयोडाइड। ओके, तो इसका मतलब हो गया ए प्रोडक्ट क्या है, बेंजिल आयोडाइड है, और बी क्या है, फिनॉल है, और ऐसा दे रखा है ऑप्शन 2 में। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। यानी आपके पास जो अल्कोहल दे रखे हैं उनमें से कौन सा सबसे इजीली, सबसे फास्टली डिहाइड्रेटेड होगा एसिडिक कंडीशंस में। आपके पास देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में डायोल है, सेकंड ऑप्शन में भी डायोल है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। यानी फर्स्ट जो रिएक्टेंट है डायोल जो आपको दे रखा है उसका डिहाइड्रेशन एसिडिक कंडीशन में सबसे फास्ट होगा। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। The following compound will be most readily dehydrated in the acidic conditions due to the presence of conjugation in the product। यानी जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की, वो सबसे रेडिली डिहाइड्रेट इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर। हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी प्रोडक्ट स्टेबल होता है उसके अंदर या किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए रिएक्टेंट जल्दी रिएक्ट करेगा ताकि स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। तो आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। अगर हम दिए गए रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट है पेंटेन 2,4 डाइऑल। जब एसिडिक मीडियम में आप इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, इसे हीट करेंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा एक कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड डाइईन मोर स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे बना। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो अल्कोहल है उसमें जो अल्कोहल यहाँ पे क्या होगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा।
ऑक्सोनियम आयन जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से स्टेबल है, तो यहाँ से ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ से H2O रिलीज हुआ, आपके पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन क्या करेगा, स्टेबल नहीं है तो वो CH बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएगा और H प्लस को रिलीज करेगा। तो यहाँ से H प्लस रिलीज हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगेन आपके पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है, मीडियम एसिडिक है, तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अगेन आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगेन ये अनस्टेबल है तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा और H2O यहाँ से रिलीज होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो H2O के रिलीज होने से यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अगेन कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है तो नेक्स्ट वाले कार्बन से CH बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन का फॉर्मेशन हो। तो इस तरह से आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाएगी विच इज योर प्रोडक्ट एंड इट इज हाईली स्टेबल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि वन जो अल्कोहल है या वन जो डायॉल दे रखा है उससे कॉन्जुगेटेड डाइन मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन A plus B gives C plus D are 2, 3, 10 and 6 mole per liter respectively at 300 Kelvin. Delta G naught for the reaction is R is equal to 2 calorie per mole per Kelvin. Your options are minus 137.26 calorie, minus 1381.80 calorie, minus 1373 calorie और 1372.60 calorie. इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, यानी माइनस 1381.80 कैलोरी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले एक बार उसकी बात कर लेते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी। इस रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पर कंसेंट्रेशन दे रखी है 2, 3, 10 एंड 6 मोल पर लीटर। आपको बताना है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी 300 केल्विन पर, आर की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहली बात, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। क्या है रिएक्शन, A प्लस बी गिव C प्लस डी। जैसा कि कहा गया इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन क्या है 2, 3, 10 एंड 6। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट है C एंड D, रिएक्टेंट है A एंड B। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, तो Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 एंड 6 विच आर द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, 2 एंड 3 कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, सो Kc आ गया आपके पास 10। अब आगे देखिए, अब हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन Kc एंड डेल्टा जी नॉट इज एज फॉलोज। डेल्टा जी नॉट और Kc के बीच में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। अब यहाँ पे R आपको गिवन है क्वेश्चन में 2, टेम्परेचर है 300 केल्विन और Kc आपने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यूज पुट करने पर क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन वी गेट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू लॉग 10। लॉग 10 होता है 1, तो 300 इंटू 2 इंटू 2.303 जब कर देंगे तो डेल्टा जी नॉट आएगा माइनस 31.8 कैलोरी। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपके सामने टू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लेड्स टू यूट्रोफिकेशन, यानी जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज होती हैं उनकी वजह से यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यूट्रोफिकेशन लेड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब यूट्रोफिकेशन होगा तो उसकी वजह से वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। अब आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऊपर स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उनके रेस्पेक्ट में कौन सा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। सेकंड कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। अब एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं और साथ में फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन थ्री क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। फोर्थ कह रहा है स्टेटमेंट वन इज बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू।
अब इसका सही आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब कैसे, जरा उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज लेड्स टू यूट्रोफिकेशन। स्टेटमेंट 1 इसलिए करेक्ट है क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होगा, न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर बॉडीज यूट्रोफिकेशन को रिजल्ट होता है, या न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर बॉडीज की वजह से ही यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर बॉडीज सपोर्ट a dense plant population which kills animal life by depriving it of oxygen and result in subsequent loss of biodiversity. This process is known as eutrophication. अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें कि होता क्या है, तो जब न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर बॉडीज होंगी तो वो सपोर्ट करेंगी एक डेंस प्लांट पॉपुलेशन को, और जब इतनी प्लांट पॉपुलेशन डेंस हो जाएगी तो वहां पे उस वाटर बॉडी के अंदर एनिमल लाइफ खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और उस वजह से बायोडायवर्सिटी का भी सब्सिक्वेंट लॉस होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन जो है वो किस वजह से हुआ? क्योंकि न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर बॉडी थी इस वजह से, ना कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज की वजह से। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है। अब देखिए स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिकॉज यूट्रोफिकेशन लेड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट क्यों है? क्योंकि यूट्रोफिकेशन की वजह से वाटर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। हेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, यानी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो एक इजी क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी? यानी एंथैल्पी चेंज के बीच में और इंटरनल एनर्जी चेंज के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनसीईआरटी। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एनआर। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एनआरजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये करेक्ट रिलेशन है एंथैल्पी चेंज में और इंटरनल एनर्जी चेंज में। ओके स्टूडेंट्स, और यही बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कही गई है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द चेंज इन एंथैल्पी एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। हेंस द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली 16 ग्रुप एलिमेंट से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपके पास लिस्ट 1 में है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और लिस्ट 2 में है उनके बॉन्ड्स। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। लिस्ट 1 में कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के? तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है और सल्फ्यूरस एसिड दे रखा है। यहाँ पे जो बॉन्ड्स बता रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2SOH बॉन्ड, 4SO बॉन्ड एंड 1SOS बॉन्ड। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 2SOH बॉन्ड, 1S डबल बॉन्ड O बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2SOH बॉन्ड, 4SO बॉन्ड एंड 1SOOS बॉन्ड। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 2SOH बॉन्ड एंड 2SO बॉन्ड्स। ओके, तो आपसे आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं उनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है A3B4C1D2। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है A1B3C4D2। थर्ड ऑप्शन कह रहा है A3B4C2D1 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है A1B3C2D4। तो आइए इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी ए की करेक्ट मैचिंग है थर्ड, बी की करेक्ट मैचिंग है फोर्थ, सी की करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट और डी की करेक्ट मैचिंग है सेकंड। तो हम क्या करते हैं, सभी जो एसिड्स हैं ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि उनकी बॉन्डिंग अपने आप हमको समझ में आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। सबसे पहला है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसे H2S2O8 भी बोलते हैं। मार्शल एसिड इसी का ही नाम है। इसकी स्ट्रक्चर आप देखें,
OH, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, 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 S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH। यानी इसके अंदर जो है 2S OH बॉन्ड है, 4S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है और 1SO OS बॉन्ड है। ठीक है। सेकंड हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसके अंदर S डबल बॉन्ड O दो होंगे और SOH बॉन्ड भी दो होंगे। सो 2SOH बॉन्ड एंड 2S डबल बॉन्ड O बॉन्ड होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, थर्ड हम बात करें पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, इसी को ओलियम कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है OH, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2SOH बॉन्ड है, 4S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है और 1SOS बॉन्ड है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। तो इसमें सल्फर पे दो OH बॉन्ड है, एक S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है और एक सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2SOH बॉन्ड हो जाएगा, 1S डबल बॉन्ड O होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, क्योंकि ऑप्शन 1 में जो मैचिंग दे रखी है वो बिल्कुल सही है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 92, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्टेंट दे रखा है जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आप टॉलरेंस रिएजेंट ले रहे हो और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ आप हीट कर रहे हो और आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। The species diamine silver first cation in the basic medium is an example of टॉलरेंस रिएजेंट, और टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन इस दिए गए कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवानी है और हीट करने पर आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जिसमें कीटोन अनअफेक्टेड रहा, एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया अल्कोहल में। सेकंड ऑप्शन कीटोन अनअफेक्टेड रहा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में। थर्ड ऑप्शन में एल्डिहाइड तो रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में और कीटोन रिड्यूस हो गया अल्कोहल में। और फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो गए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी जो सेकंड स्ट्रक्चर दे रखी है जिसमें कीटोन अनअफेक्टेड रह रहा है और एल्डिहाइड जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में, वो बिल्कुल सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ध्यान से, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, उसी को टॉलरेंस रिएजेंट कहा जाता है। ये क्या काम आता है, तो टॉलरेंस रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट को यूज करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप जब कभी भी दो कंपाउंड को, दो फंक्शनल ग्रुप को डिस्टिंग्विश करते हो तो उसमें जो रिएजेंट काम में लेते हो वो रिएजेंट किसी एक कंपाउंड के साथ तो रिएक्शन करेगा और दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा या डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करेगा, तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, देखिए, aldehyde on warming with tolerance reagent produces a silver mirror due to the formation of silver metal in the alkaline medium, while ketone do not react with tolerance reagent। यानी एल्डिहाइड क्या करता है, जब आप उसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ गर्म करते हो तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। अभी सिल्वर मिरर क्यों बनती है, क्योंकि सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होगा अल्कलाइन मीडियम में, जबकि कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, कीटोन अनअफेक्टेड रहते हैं। ओके, अब देखिए, और रही बात एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन में। अब हम जो दी गई रिएक्शन है उसकी बात करें, तो अबव केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें ये था कीटोन फंक्शनल ग्रुप और ये था एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये लिया हमने टॉलरेंस रिएजेंट और यहाँ पे हमने जब हीट किया तो क्या होगा, कीटोन विल रिमेन अनअफेक्टेड, जबकि एल्डिहाइड जो है वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो गया। मैंने यहाँ पे मार्क करके भी बता दिया है। और सिल्वर मेटल अल्कलाइन मीडियम में जो फॉर्म हो रहा है उसी की वजह से आपको सिल्वर मिरर दिखाई देगी। हेंस जो करेक्ट स्ट्रक्चर बना रखी है प्रोडक्ट की वो है ऑप्शन 2 में, इसलिए ऑप्शन 2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 93 सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, प्यूमाइस स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ। प्यूमाइस स्टोन किस टाइप के कोलॉइड का एग्जांपल है। आपके ऑप्शन है जेल, सॉलिड सॉल, फोम एंड सॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी सॉलिड सॉल का एग्जांपल होता है प्यूमाइस स्टोन। तो देखिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन में भी यही बात कही गई है। प्यूमाइस स्टोन इज अ सॉलिड सॉल in which the dispersed phase is gas while the dispersion medium is solid।
प्यूमाइस स्टोन क्या है? एक सॉलिड सॉल है जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो गैस होता है, जबकि डिस्पर्शन मीडियम होता है वो सॉलिड है। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज सॉलिड सॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ ब्लास्ट फर्नेस between 900 Kelvin to 1500 Kelvin temperature range during the extraction of iron is। आपके सामने जो रिएक्शंस दे रखी हैं आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो आयरन की मेटलर्जी के दौरान ब्लास्ट फर्नेस में 900 केल्विन टेम्परेचर से 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज में नहीं होती हैं। यानी तीन रिएक्शन तो ऐसी होंगी जो इस टेम्परेचर रेंज में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन के एक्सट्रैक्शन में होती हैं, और एक रिएक्शन ऐसी होगी जो इस टेम्परेचर रेंज में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन के एक्सट्रैक्शन में नहीं होती हैं। तो क्या ऑप्शन दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन सेज FeO plus CO gives Fe plus CO2. Second option says C plus CO2 gives 2CO. Third option says CaO plus SiO2 gives CaSiO3. And fourth option says Fe2O3 plus CO gives 2FeO plus CO2. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी Fe2O3 plus CO gives 2FeO plus CO2। ये रिएक्शन जो है ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर दी गई कंडीशन पे नहीं होती है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए ध्यान से। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन at 900 Kelvin to 1500 Kelvin in the blast furnace are as follows। तो पहले तो देखते हैं कि 900 केल्विन से 1500 केल्विन टेम्परेचर की रेंज में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन के एक्सट्रैक्शन के दौरान क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन फिर होगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखिए ध्यान, तो क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले C प्लस CO2 गिव्स 2CO, तो ये रिएक्शन तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होती है। FeO प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2, ये रिएक्शन भी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर दी गई कंडीशन पे होती है। CaO प्लस SiO2 गिव्स CaSiO3 स्लैग फॉर्मेशन, तो कैल्शियम सिलिकेट के रूप में जो स्लैग फॉर्मेशन होता है ये भी दिए गए रेंज में होता है। while the reaction Fe2O3 plus CO gives 2FeO plus CO2 takes place at 500 to 800 Kelvin but not at 900 Kelvin to 1500 Kelvin। यानी जो ऊपर वाली तीनों रिएक्शन है ये तो 900 केल्विन से 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज में होती हैं, जबकि जो Fe2O3 plus CO gives 2FeO plus CO2 वाली रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है 500 केल्विन से 800 केल्विन टेम्परेचर रेंज में, ना कि 900 केल्विन से 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज में। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 95 डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है, फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट ए कह रहा है ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स व्हिच आर आयोनिक। यानी जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं स्कैंडियम के अलावा वो सभी एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि आयनिक नेचर के होते हैं। बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन इन SC2O3 टू Mn2O7। यानी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप नंबर से करेस्पॉन्ड करता है ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स में, वो कहाँ अटेंड होगा? SC2O3 यानी स्कैंडियम के ऑक्साइड में, वहां से लेकर Mn2O7 मैंगनीज के ऑक्साइड तक ये आपको देखने को मिलेगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ही ग्रुप नंबर है ट्रांजिशन मेटल का। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5, यानी कि V2O3 से V2O4 और V2O4 से V2O5 जाने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। फोर्थ स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है V2O4 dissolves in acid to give VO4-3 salts, यानी V2O4 जो वेनेडियम का ऑक्साइड है वो एसिड्स में डिसॉल्व होने के बाद VO4-3 टाइप के सॉल्ट्स देता है। और लास्ट स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट है CRO बेसिक है बट CR2O3 एम्फोटेरिक है। CRO कैसा है बेसिक नेचर का, जबकि CR2O3 क्या है एम्फोटेरिक है। ओके, अब आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिए।
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। फर्स्ट सेज बी एंड डी ओनली, सेकंड सेज सी एंड डी ओनली, थर्ड सेज बी एंड सी ओनली एंड फोर्थ सेज ए एंड ई ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू, यानी कि सी एंड डी ओनली जो है वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, बाकी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहली बात यही कही गई है, स्टेटमेंट ए बी ई आर करेक्ट। स्टेटमेंट ए बी ई तो करेक्ट है। अब जो इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है उसको समझते हैं। स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट है क्यों? बिकॉज द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 to V2O4, V2O4 to V2O5 due to increase in the oxidation number of vanadium from +3 to +4, +4 to +5 in V2O3, V2O4 and V2O5 respectively। यानी V2O3 से V2O5 जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4 और +5 हो रही है V2O3, V2O4 और V2O5 में। V2O3 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, V2O4 में है +4 और V2O5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ रही है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ना कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट डी की बात करें, स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज V2O4 dissolves in acid to give VO+2। यानी अगर हम V2O4 की बात करते हैं, वो जब एसिड में डिसॉल्व होगा तो VO+2 बनाएगा, ना कि VO4-3। और अगर VO4-3 की बात कर रहे हो तो वो बनाता है V2O5। V2O5 यानी वेरिडियम पेंटाऑक्साइड जब एसिड में डिसॉल्व होगा तो वो VO4-3 सॉल्ट्स बनाएगा। जबकि क्वेश्चन में दे रखा था कि V2O4 एसिड में डिसॉल्व होकर VO4-3 सॉल्ट बनाता है, जो कि गलत है। V2O4 जब एसिड में डिसॉल्व होगा तो VO+2 बनाएगा, जबकि V2O5 एसिड में डिसॉल्व होगा तो VO4-3 सॉल्ट्स बनाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 96 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीसीज। आपके सामने यहाँ पे 7 कंपाउंड्स और स्पीसीज दे रखे हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीसीज विच ओबे हकल रूल इज। यानी इनमें से जो 7 स्पीसीज हैं, कंपाउंड्स हैं, इनमें से कितने ऐसे कंपाउंड्स या स्पीसीज हैं जो हकल रूल को ओबे करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 6, 2, 5 एंड 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4। यानी इन 7 स्पीसीज में से 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो हकल रूल को ओबे करती हैं और 3 ऐसी हैं जो हकल रूल को ओबे नहीं करती हैं। तो पहले हकल रूल की बात करते हैं, फिर उन स्पीसीज की बात करते हैं कि वो कैसे ओबे करते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन की बात करें जो कि एक इजी क्वेश्चन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। द क्राइटेरिया फॉर द हकल्स रूल आर। हकल रूल के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहला प्लेनैरिटी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। और थर्ड क्या है? प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां n एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। So out of the total 7 compounds of the species given above, only 4 compounds obey Huckel rule, which are as follows। तो क्या होगा? यहाँ जो 7 compounds ऊपर दे रखे हैं, species दे रखी हैं, उसमें से केवल 4 species ही ऐसी हैं, 4 compounds ही ऐसे हैं जो Huckel rule को obey करते हैं, remaining 3 नहीं करते हैं। तो उन 4 कंपाउंड्स में ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हक्कल रूल ओबे होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 कंडीशन या कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने से भी हक्कल रूल ओबे होगा। हक्कल रूल ओबे वही कंपाउंड या स्पीसीज करेगा जिसमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी। और वो कैसे होगा? तो देखिए इन 7 कंपाउंड्स में से कौन से हैं वो 4 कंपाउंड्स। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट है नेफ्थलीन जो कि हक्कल रूल को ओबे करता है। सेकंड है साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन, ये भी एरोमेटिक है, ये भी हक्कल रूल को ओबे करेगा। फिर फिफ्थ नंबर पे जो था साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, ये भी एरोमेटिक है, ये भी हक्कल रूल को ओबे करता है। और सेवेंथ नंबर पे जो है एंथ्रासीन, ये भी हक्कल रूल को ओबे करता है। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 97 सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। What fraction of one edge center octahedral voids lies in one unit cell of FCC? FCC के 1 यूनिट सेल के अंदर जो 1 एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका कितना फ्रैक्शन होता है?
आपके ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/12 एंड 1/2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि 1/4 इज द करेक्ट फ्रैक्शन of one edge center octahedral void which lies in one unit cell of FCC। अभी कैसे आया तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। edge center octahedral void is share between 4 unit cells। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो edge center octahedral void है वो 4 unit cell में मिलता है। आपको बताना है 1 unit cell of FCC में क्या होगा। तो 1 edge center octahedral void अगर 4 unit cell में आता है, 4 unit cell में शेयरिंग होता है, तो पर यूनिट सेल या 1 unit cell उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/4। Hence, the correct answer of this question is option 2, which says 1/4। Okay, students, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 98 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल। आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। पहला कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 3 NO3 होल 3। सेकंड है COCl2 En2 NO3। थर्ड है CONH3 होल 6 होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स है CONH3 4 H2O Br एंड NO3 होल ट्वाइस। आइए अब इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है और क्यों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी जो COCl2 En2 NO3 जो कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसका कंसेप्ट समझिए स्टूडेंट्स। कीलेटिंग लिगेंड्स इन जनरल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन देयर मोनोडेंटेड एनालॉग्स। यानी कि जो कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब जो ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं उनमें जो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो है COCl2 En2NO3 ड्यू टू द कीलेशन इफेक्ट ऑफ En। En क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, कीलेटिंग लिगेंड है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। जो लिगेंड्स बाइडेंटेड लिगेंड या उससे ज्यादा डेंसिटी रखते हैं, जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा होती है, या जो सेंट्रल एटम के साथ 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो कहलाते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। क्योंकि वो क्या करते हैं, साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कीलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसको बोला जाता है कीलेशन इफेक्ट, और ऐसे लिगेंड्स कहलाते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। तो जो कीलेटिंग लिगेंड्स हैं जिनका कीलेशन इफेक्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है En में, जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें इस तरह के बाइडेंटेड लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स या जिनमें कीलेटिंग लिगेंड्स होंगे वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स के कंपैरिजन में। Hence the correct answer of this question is option 2। Okay students, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99 रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, आपके सामने एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। ACr2O7-2 प्लस BSO3-2 aqueous प्लस CH प्लस aqueous gives 2ACr+3 aqueous plus BSO4-2 aqueous plus C/2H2O liquid. The coefficient A, B, C are found to be respectively. Your options are 381, 183, 813 and 138। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, यानी 138 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी सी कोफिशिएंट्स। अभी कैसे आया तो देखिए हम क्या करते हैं। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम वी गेट। हमारे सामने जो रिएक्शंस दे रखी है, जो एक अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में। तब देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, और फिर उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आराम से हम कोफिशिएंट को देख के बता पाएंगे कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एसिडिक मीडियम के अंदर। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको दी गई रिडॉक्स रिएक्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, SO3 ऑक्सीडाइज हो रहा है SO4 में, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, Cr2O7 रिड्यूस हो रहा है Cr में। सबसे पहले आपको एलिमेंट बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सल्फर है जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्रोमियम 2 है, लेकिन यहाँ क्रोमियम 1 था, इसलिए हमने इसको क्रोमियम 2 कर दिया। ठीक है, अब आप बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग इक्वल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स।
तो यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हमने 7H2O ऐड कर दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। इधर देखिए, यहाँ SO4 में ऑक्सीजन 4 है, जबकि SO3 में ऑक्सीजन 3 है, इसलिए H2O ऐड कर दिया। तो अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। बैलेंसिंग होती है H प्लस आयन से। आप देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यहाँ आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन एटम है, तो आपने 2H प्लस ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या था, 14 हाइड्रोजन एटम थे, तो आपने 14H प्लस ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना होता है, चार्ज को बैलेंस करना होता है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ चार्ज है -2, इधर चार्ज है +2 एंड -2, तो 0 हो गया। तो आपको चार्ज इस -2 है और चार्ज की बैलेंसिंग करनी इलेक्ट्रॉन से, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे राइट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। इधर क्या होगा, इधर चार्ज है +3, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में राइट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, +3 इंटू 2 +6 चार्ज है, +14 चार्ज है H प्लस पे, यहाँ हम और -2 है डाइक्रोमेट पे, तो -2 और +14 कितना हो गया, +12। आपको कितना लाना है, +6। कैसे आएगा, बाय एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या करोगे, रिडक्शन रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे राइट हैंड साइड में। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगी, जबकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3SO3 2 plus 3H2O gives 3SO4 2 plus 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन। ये है बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जबकि हम इधर बात करें, क्योंकि हमने इधर 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 प्लस 14H प्लस गिव्स 2 Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये है बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम दोनों बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। सो ऑन एडिंग बोथ द बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन वी गेट रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक तरफ ऐड होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक तरफ ऐड होगा। तो रिएक्टेंट को ऐड किया, 3SO3 plus 3H2O plus 6 electron plus Cr2O7 2 plus 14H plus gives 3SO4 2 plus 6H plus 6 electron plus 2 Cr plus 3 plus 7H2O। 6 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। H प्लस इधर 14 है, इधर 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8H प्लस बच जाएगा। H2O इधर 3 है, इधर 7 है, तो 3H2O से 7H2O कैंसिल हो जाएगा, पीछे 4H2O बच जाएगा। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, तो देखिए, तो आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन 3SO3 Cr2O7 2 प्लस 8H प्लस 3SO4 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 4H2O। यहां से आपको आराम से समझ में आ रहा है, A क्या है 1, क्योंकि डाइक्रोमेट का कोफिशिएंट कितना है 1, B कितना है 3, SO3 का कोफिशिएंट है 3, और C कितना है 8, जो कि है H प्लस का कोफिशिएंट। Hence the correct answer of this question is option number 4। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए ध्यान से। तो स्टूडेंट्स देखते ही देखते आ गए हम इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्या कह रहा है जरा देखिए, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। आपके सामने कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है, जिसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट डी आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ध्यान से, ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, जिसमें आपके सामने मिक्स अलग अलग चैप्टर से उठा के रिएक्शंस को पूछा गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है CH3CHO, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो LiAlH4 के साथ, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा A। इसको आप H2SO4 के साथ हीट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट बनेगा B। इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हो, तो प्रोडक्ट बनेगा C। और इसकी रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन के साथ करा रहे हो सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनेगा D। तो आपको बताना है जो D प्रोडक्ट है वो क्या है। आपके ऑप्शन है बाइफेनिल, C4H10, सोडियम एथेनाइड एंड एथिल बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी एथिल बेंजीन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट प्रोडक्ट डी फॉर्म। ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, जो कि हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन से मिलके पूछा गया है। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या होगी। सबसे पहले आपके पास दे रखा है एथेनॉल।
इसका आप करवा रहे हैं रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो जब आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ए होगा एथेनॉल, व्हिच इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ एथेनॉल। ओके, अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, H2SO4 लेके हीट करते हैं, तो सेकंड रिएक्शन हो जाएगी डिहाइड्रेशन, जिसमें एथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 से कराने पर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा एथीन। दिस इज योर प्रोडक्ट बी व्हिच इज फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल व्हिच इज योर ए। ठीक है, अब जो एथीन है इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो HBr के साथ, तो एक तरह से ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ब्रोमिनेशन होने से क्या होगा, ब्रोमीन HBr यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, एक पे H जुड़ेगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे, दूसरे डबल बॉन्डेड पे Br जुड़ेगा, तो यू विल गेट ब्रोमोएथेन एज अ प्रोडक्ट, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा ब्रोमिनेशन कराने पर। तो बी यानी कि एथीन की रिएक्शन HBr से कराने पर आपके पास प्रोडक्ट सी बना ब्रोमोएथेन। अब इस ब्रोमोएथेन की रिएक्शन आप करा रहे हो ब्रोमोबेंजीन के साथ, जो कि एक वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है। इसमें एक एल्किल हलाइड लेते हो, एक एरिल हलाइड लेते हो, और सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पे एल्काइल एराइल ईथर बन जाता है, एल्काइल एराइल बन जाता है, मतलब एल्किल और एरिल ग्रुप दोनों जुड़ जाते हैं। तो एल्किल ग्रुप कौन है, एल्किल ग्रुप है एथिल, एराइल ग्रुप कौन है, ये बेंजीन रिंग फेनिल है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, एथिल बेंजीन। तो करेक्ट स्ट्रक्चर डी का क्या हो जाएगा, एथिल बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4, यानी एथिल बेंजीन जो दे रखा है वो है प्रोडक्ट डी, वो है ऑप्शन 4 के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, क्वेश्चन नंबर 85 से लेके क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 100 तक पूरा डिस्कस किया। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर, एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, वो कौन से चैप्टर से पूछे गए, उन सभी की बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, आप तुरंत उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसके ऊपर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो फिर से बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।